जब हमने उसका नाम 3 बार कहा तो ऐसा लगा जैसे वह जादुई तरीके से प्रकट हो गया हो। मुझे पता है कि यह मूर्खतापूर्ण लगता है, लेकिन हमने कुछ अजीब चीजें होते हुए देखी थीं और हमें याद आया कि पैट्रिक ने पहले भी कहा था कि वह एक राक्षस है। यह समझाना मुश्किल था कि क्या हुआ था। अगले दिन हमने अपने सभी दोस्तों को इसके बारे में बताया और हम सभी ने वादा किया कि हम उसका नाम फिर कभी 3 बार नहीं कहेंगे। कुछ महीनों तक सब कुछ वाकई अच्छा लग रहा था और मुझे लगा कि शायद मैंने बहुत ज्यादा चिंता की है। लेकिन फिर एक दिन मैं और मेरे दोस्त जॉनी के घर पर थे, उसके पीछे के डेक पर मस्ती कर रहे थे और हम फिर से पैट्रिक के बारे में बात करने लगे। चाहे हमने जॉनी को पैट्रिक के बारे में कितनी भी बातें समझाने की कोशिश की हो, वह सुनता ही नहीं था। जब बाकी सभी लोग हमसे सहमत भी हुए, तब भी उसे यकीन नहीं हुआ। हमें यह दिखाने के लिए कि उसे यकीन नहीं है, उसने एक मजेदार मजाक किया जिसमें उसने एक वाक्य में 3 बार पैट्रिक का नाम लिया। इससे हमें दुख हुआ। जब कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं हुआ तो वह हंसा और हमें बेवकूफ कहा कि हम उस बात पर यकीन कर रहे हैं जो उसे इतनी मूर्खतापूर्ण लगती थी। मैं वाकई दुखी था, लेकिन मेरे एक छोटे से हिस्से को अच्छा लगा कि वह नहीं दिखा। लेकिन फिर कुछ ही मिनटों बाद पैट्रिक बाड़ के ऊपर से जॉनी के यार्ड में कूद गया। जॉनी ने उसे सबसे पहले देखा और तुरंत बात करना बंद कर दिया। हम में से बाकी लोग वाकई चुप हो गए और डर गए, यह सोचते हुए कि पैट्रिक आगे क्या करेगा। हमने देखा कि वह बाड़ के ऊपर कूदने से पहले थोड़ी देर तक हमारी तरफ देखता रहा और फिर हम उसे फिर से नहीं देख पाए। जॉनी वाकई डर गया और उसे लगा कि हम पैट्रिक के साथ मिलकर उसे डराने का काम कर रहे हैं। हमने उसे याद दिलाया कि हमने उसे किसी को न बताने के लिए कहा था। हम सब थोड़ी देर चुपचाप बैठे रहे और फिर जॉनी ने कहा कि सभी को घर जाने का समय हो गया है। जो कुछ हुआ उससे मैं वाकई डर गया। पिछली बार जब मैं पैट्रिक के साथ था तो वह अब तक की सबसे डरावनी घटना थी। ऐसा लगा कि मैं वाकई खतरे में हूं। जॉनी के घर पर हुई डरावनी घटना के कुछ महीने बाद मैं एक रात घर पर अकेला था। मेरे माता पिता का दूर रहना असामान्य था, इसलिए ऐसा अक्सर नहीं होता था। मुझे लगा कि एक लड़के को अपने घर पर बुलाना अच्छा रहेगा जिससे मैं बात कर रही थी। वह सबसे अच्छा लड़का नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि उस समय कुछ लड़के ऐसे ही होते थे। हम मेरे कमरे में बैठे थे जबकि बाहर हल्की बारिश हो रही थी। फिर उसने पैट्रिक नाम के एक लड़के के बारे में कुछ कहा और इससे मैं वाकई घबरा गई। वह थोड़ा उलझन में पड़ गया, इसलिए मैंने उसे बताया कि क्या हो रहा है। फिर वह हंसने लगा और कहा कि वह मुझे डराने के लिए पैट्रिक का नाम चिल्लाने वाला है। मैंने उसे ऐसा न करने के लिए कहा, लेकिन उसने फिर भी ऐसा किया। इस बार उसने बिना किसी प्रतीक्षा के पैट्रिक का नाम 3 बार बहुत जोर से चिल्लाया। जैसे ही उसने चिल्लाना बंद किया, मैंने देखा कि बाहर बारिश बहुत तेज हो गई है। एक पल बाद मैंने बिजली चमकती देखी। मैं वाकई डर गई। मेरे साथ मौजूद आदमी को बुरा लगा और उसने कहा कि शायद यह सिर्फ एक अजीब संयोग है। मैंने उस पर चिल्लाया और तूफान देखने के लिए अपनी खिड़की की ओर भागी। मैं अपनी खिड़की से बाहर देख रही थी, तभी मैंने अपने ड्राइववे पर किसी को बाहर देखा और मैं इतनी डर गई कि मैं चिल्ला उठी। यह वास्तव में अंधेरा और तूफानी था, लेकिन मुझे लगा कि यह मेरा दोस्त पैट्रिक हो सकता है। मैंने जल्दी से पर्दे बंद किए और यह देखने के लिए नीचे की ओर भागा कि क्या सभी दरवाजे बंद हैं। मैंने पीछे का दरवाजा बंद करने के बाद फिर से बाहर देखा और देखा कि वह व्यक्ति मेरे सामने के यार्ड में अभी भी खड़ा है। मुझे वास्तव में डर लगने लगा, जैसे कुछ बुरा होने वाला था, और मुझे लगा कि पैट्रिक मेरे घर में आने की कोशिश करेगा। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, बार बार मैं गोद लिया हुआ हूं कहना, भले ही मुझे पता था कि वह मुझे सुन नहीं सकता। मेरा दिमाग चिंता से भरा हुआ था। फिर जो आदमी मेरे साथ था
वह जल्दी से सीढ़ियों से नीचे भागा और मुझे बेहतर महसूस कराने की कोशिश करने के लिए रसोई के फर्श से उठाया। मैंने फिर से खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वह अब वहां नहीं था। तूफान वास्तव में तेज था, लेकिन मैं उसे देखने के लिए बाहर नहीं जाना चाहता था। अगली सुबह उसके जाने के बाद मैं अपने यार्ड की जांच करने के लिए बाहर गया। मैं वास्तव में डर गया जब मुझे पीछे के कोने में कुछ अजीब सा दिखाई दिया। यह पैट्रिक की हुडी थी और इसके अंदर मेरी कुछ खोई हुई चीजें थीं। अगले दिन मेरे माता पिता घर पर नहीं थे और मैं मदद के लिए फोन करने से बहुत डरी हुई थी। मैंने सोचा कि मैं उन्हें स्कूल के बाद मिली कोई चीज दिखाऊंगी और उन्हें पता चल जाएगा कि क्या करना है। लेकिन मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि अगले दिन मेरा दोस्त पैट्रिक स्कूल नहीं आया। वह उसके अगले दिन भी नहीं आया। उसके बाद हम में से किसी ने उसे फिर नहीं देखा और किसी को नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। मेरे माता पिता अभी भी उसी घर में रहते हैं और मैं इसके बारे में बहुत सोचता हूँ। यह वास्तव में कोई डरावनी कहानी नहीं है, लेकिन मुझे इसे कहीं साझा करने की जरूरत है। स्कूल में कुछ बच्चों ने कहा कि उन्होंने पैट्रिक को छिपते हुए और उनकी बातें सुनते हुए देखा था और शायद इसीलिए वह कहीं से प्रकट हो गया। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई और जो कुछ भी हुआ उसे याद किया, मुझे एहसास हुआ कि पैट्रिक वास्तव में एक अजीब और डरावना व्यक्ति था जो मुझे और शायद दूसरी लड़कियों को भी देखता था। इसलिए जब भी लोग उसके बारे में बात करते थे तो मुझे बेचैनी होती थी। यह सोचकर मुझे बहुत बुरा लगता है कि वह ऐसा सोच सकता है। वह हमेशा मेरे साथ रहता था और मेरी हर बात पर ध्यान देता था। मैं यह सोचना भी नहीं चाहता कि वह अब कहाँ होगा। मैं डेनवर में रहता हूँ। कुछ समय पहले मेरा दोस्त माइक और मैं बर्फीली शनिवार की रात को डिनर पार्टी में जा रहे थे। हमने सोचा कि पार्टी से पहले कुछ पीने के लिए स्टोर पर रुकना अच्छा रहेगा। बर्फ में गाड़ी चलाना वाकई परेशान करने वाला था, लेकिन हम बिना कुछ लिए वहां नहीं जाना चाहते थे। हमने स्टोर से कुछ ड्रिंक्स ली, जैसे स्पेशल बियर और व्हिस्की, और फिर कार में वापस आ गए। बर्फबारी शुरू हो गई थी, लेकिन हम इसके आदी हो चुके थे। मेरा दोस्त कुछ सिगरेट खरीदने के लिए स्टोर पर वापस भागा क्योंकि उसे वे बहुत पसंद थी। मुझे थोड़ा निराशा हुई क्योंकि मैं ही गाड़ी चला रहा था और मेरी कार बर्फ में ड्राइविंग के लिए अच्छी नहीं थी। थोड़ी देर बाद वह स्टोर से बाहर आया और कार में बैठ गया। मैं जल्दी से पार्किंग से बाहर निकला और अपनी कार में वापस चला गया। अब बर्फ बहुत ज्यादा गिर रही थी और घना कोहरा था जिससे सड़कें देखना मुश्किल हो रहा था। पार्टी तक का सफर आसान होना चाहिए था क्योंकि हमें उन इलाकों से होकर 20 से 30 मिनट का सफर तय करना था जिन्हें हम अच्छी तरह जानते थे। कभी-कभी मेरे जीवन में चीजें बहुत मुश्किल हो सकती हैं, भले ही वे सरल दिखें। बर्फीले तूफान ने एक आसान ड्राइव को वास्तव में कठिन बना दिया। मैं सबसे अच्छा ड्राइवर नहीं हूं और कार हर कुछ सेकंड में फिसलती रही, जिससे यह और भी कठिन हो गया। थोड़ी देर के लिए पहाड़ी पर चढ़ने के बाद मैंने मुड़कर देखा और कुछ आश्चर्यजनक देखा जिसे कोई भी नहीं देखना चाहता। सड़क के बीच में एक टूटी हुई कार थी और इसकी चेतावनी रोशनी चमक रही थी, जिससे यह वास्तव में गंभीर लग रही थी। कार के दोनों तरफ के दरवाजे खुले थे। मैंने आगे बढ़ने के लिए इसके चारों ओर ड्राइव करने के बारे में सोचा, लेकिन माइक ने कहा कि मुझे रुक जाना चाहिए। आपको लग सकता है कि मैं बहुत अच्छा नहीं हूं, लेकिन मैं ऐसा ही हूं। मेरे जीवन में बहुत सारे कठिन समय रहे हैं और इस वजह से मुझे उन लोगों पर भरोसा करना मुश्किल लगता है जिन्हें मैं नहीं जानता, भले ही मैं आमतौर पर ऐसा करता हूं। मैंने अपने दोस्त माइक से कहा कि हम देर से चल रहे हैं, लेकिन उसने मुझे रुकने के लिए कहा और डरा हुआ लग रहा था। माइक ने मुझे पहले भी मुसीबत में डाला है क्योंकि वह जिज्ञासु है, लेकिन इस बार वह ज्यादा गंभीर लग रहा था। कोई भी मुसीबत में पड़ सकता है। मैं वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने कार रोकी और हम दोनों थोड़ी देर के लिए चुपचाप बैठे रहे।
माइक ने पूछा कि क्या हमें कुछ देखने जाना चाहिए। मैंने उसे याद दिलाया कि हम यही कर रहे थे। उसने आह भरी और कहा कि सिर्फ कारों को गुजरते देखना बहुत रोमांचक नहीं था। उसकी बात सही थी। मैं कार से बाहर नहीं निकलना चाहता था क्योंकि मैं डर गया था। मैंने उससे पूछा कि क्या वह थोड़ी देर और इंतजार कर सकता है, और उसने कहा ठीक है, हालांकि वह वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहता था। हम कार में ही रहे और बाहर सुंदर बर्फीले दृश्य के खिलाफ चमकती अजीब रोशनी को देखा। लेकिन कुछ नहीं हुआ, जो मेरे लिए थोड़ा आश्चर्यजनक था। माइक ने फैसला किया कि वह पता लगाना चाहता है कि क्या हो रहा है, इसलिए वह कार से बाहर निकल गया, भले ही मैंने उसे रोकने की कोशिश की। जैसे जैसे वह दूसरी कार की ओर बढ़ा, मुझे और भी चिंता होने लगी। फिर मेरी आंख के कोने से मुझे लगा कि मैंने कुछ अंधेरा हिलता हुआ देखा है। शायद यह सिर्फ मेरी घबराहट थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सब कुछ डरावना होता जा रहा था। कुछ सेकंड ही बीते थे कि मुझे लगा कि कार थोड़ी हिल रही है, जैसे ट्रंक या पिछली सीट में कुछ हिल रहा हो। शायद यह मेरी कल्पना थी, लेकिन मैंने इस बारे में ज्यादा देर तक नहीं सोचा। मैंने जल्दी से हॉर्न बजाने का फैसला किया। माइक, जो कार के अंदर इधर उधर देख रहा था, आवाज सुनकर हैरान रह गया। उसे पता था कि मुझे उसकी जरूरत है और वह वापस कार की तरफ भागा। मैं जल्दी से उसके पास गया और उससे बात की क्योंकि मुझे लगा कि कुछ बुरा हो रहा है। जब मैंने कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है तो वह बहुत नाराज हो गया, लेकिन मैंने उसे दृढ़ता से कहा कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति के लिए खुद को खतरे में नहीं डालने जा रहा हूं जो मदद मांग सकता है। सच कहूं तो बाकी की यात्रा वाकई तनावपूर्ण रही। वहां एक आदमी था जो बहुत देर तक लोगों से नाराज रहता था। माइक और मैं एक डिनर पार्टी में गए जहां सभी लोग फिर से अच्छा समय बिता रहे थे। हम वहां कुछ घंटों से थे और हम लगभग भूल ही गए थे कि पहले क्या क्या बुरा हुआ था। हमारे दोस्तों के साथ एक स्वादिष्ट डिनर और ढेर सारी हंसी मजाक के बाद पार्टी की मेजबानी करने वाले व्यक्ति ने टीवी चालू किया और बाहर बर्फबारी के बारे में कुछ मेहमानों को बताया। उसने स्थानीय समाचार देखा और जो उसने देखा वह वाकई डरावना था। पुलिस एक कार के बारे में बात कर रही थी जो सिर्फ 2 घंटे पहले चोरी हो गई थी। उन्होंने बताया कि कार खोने वाले व्यक्ति ने क्या कहा था। यह एक महिला के बारे में था जो अपने किशोर बेटे को दोस्त के घर से घर ले जा रही थी। जब वे गाड़ी चला रहे थे तो उन्होंने सड़क के बीच में एक कार देखी जिसकी लाइटें जल रही थीं और दरवाजे खुले थे। 2 लोग एक कार के पास गए क्योंकि उन्हें लगा कि किसी को मदद की जरूरत हो सकती है। जब वे वहां पहुंचे तो 2 आदमी बर्फ के पीछे से कूद पड़े और एक और आदमी कार की डिक्की से बाहर आया। उन्होंने एक महिला पर बंदूक तानकर उसे डरा दिया और उससे उसकी चाबियां मांगी। फिर वे जल्दी से उसकी कार में बैठकर भाग गए और भागने के लिए दूसरी कार का इस्तेमाल किया। मैंने माइक को बहुत डरे हुए चेहरे से देखा। ऐसा लगा कि यह हम दोनों में से किसी के साथ भी हो सकता है। जब हमने पार्टी में सभी को बताया कि पहले क्या हुआ था, तो सभी लोग वाकई चिंतित हो गए, लेकिन वे कहानी सुनने के लिए उत्साहित भी थे। मेरे लिए सबसे मुश्किल बात यह है कि अब मैं उन लोगों पर भरोसा नहीं करता जिन्हें मैं नहीं जानता, पहले से भी ज्यादा। मैं कभी कभी उन सभी लोगों के बारे में सोचता हूं जिनकी मैं जरूरत पड़ने पर मदद कर सकता था, लेकिन मैं एक मुश्किल स्थिति में फंस गया और ऐसा नहीं कर सका। मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूं जब मैं बच्चा था, जो 30 साल पहले की बात है। हो सकता है कि मुझे सब कुछ ठीक से याद ना हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मैं लगभग 10 साल का था और मेरा परिवार बहुत बड़ा था। मेरे लिए अपने सभी रिश्तेदारों के चेहरे याद रखना मुश्किल था और उनके नाम याद रखना और भी मुश्किल था। जब भी हमारा परिवार इकट्ठा होता था तो मैं नए लोगों से मिलता था जिनके चेहरे मैं नहीं जानता था, लेकिन वे सभी जानते थे कि मैं कौन हूं। मेरे पिताजी का 8 भाई बहनों वाला एक बड़ा परिवार है,
इसलिए मेरे बहुत सारे चाची चाचा हैं। मेरे पिताजी की तरफ से मेरे दादा दादी बहुत अमीर थे और उनके पास समुद्र तट के किनारे एक बड़ा घर था जो मेरे पिताजी के सभी भाइयों और बहनों का था। मुझे यकीन नहीं है कि यह कितना बड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें 30 से ज्यादा लोग सो सकते थे। इस वजह से मेरा परिवार पूरी गर्मियों में वहां रहता था। मेरी माँ और पिताजी दोनों की नौकरी ऐसी थी कि उन्हें घर से काम करना पड़ता था या वे अपने दफ्तरों से बहुत दूर रहते थे। मेरे पिताजी के भाई बहन और उनके बच्चे भी यही करते थे। ऐसा अक्सर नहीं होता था, लेकिन कभी-कभी सिर्फ मेरा परिवार बीच हाउस पर होता था। मुझे अपने चचेरे भाइयों के साथ रहना घर के दोस्तों से ज्यादा पसंद था, इसलिए मुझे बीच पर अपना समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। मुझे अपनी चाची और चाचाओं के साथ समय बिताना भी बहुत अच्छा लगता था। मेरे पसंदीदा चाचा अंकल जोसेफ थे क्योंकि वे मेरे चचेरे भाई ब्रैंडन के पिता थे। ब्रैंडन को दूसरों के साथ घूमना फिरना पसंद नहीं था, इसलिए हम अक्सर साथ नहीं खेलते थे। लेकिन अंकल जोसेफ वाकई बहुत अच्छे थे। वे हमेशा मुझे खुश रखते थे और जब मैं उदास होता था तो मेरी मदद करते थे। वे बच्चों के साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे और एक डॉक्टर के तौर पर लोगों की मदद भी करते थे जो उनसे उनकी भावनाओं के बारे में बात करते थे। जब भी मुझे किसी से बात करने की जरूरत होती थी, मैं उनके पास जाता था। मुझे लगता है कि वे मुझे मेरे माता पिता से बेहतर जानते थे। मैं अक्सर अपने राज उनके साथ साझा करता था और मुझे उनसे किसी भी चीज के बारे में बात करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। उस गर्मी में मुझे बहुत डरावने और अजीब सपने आने लगे। जहां तक मुझे याद है, वे सभी एक दूसरे से अलग थे। वे सभी बहुत कठिन भावनाएं थीं, जैसे किसी प्रियजन को खोना या बिल्कुल अकेला होना। मैं सब कुछ याद नहीं रख सकता क्योंकि मैंने उन डरावने विचारों को भूलने की कोशिश की। लेकिन एक सपना है जो मुझे अच्छी तरह याद है। यह एक ऐसा सपना था जिसमें मुझे लगा कि मैं जाग गया हूं, लेकिन मैं वास्तव में नहीं जाग पाया। मैं उठा और अपने माता पिता के साथ नाश्ता करने के लिए नीचे चला गया, जैसा कि मैं हर सुबह करता हूं। लेकिन जब मैं रसोई में पहुंचा तो वे वहां नहीं थे और मेज खाली थी। मैं चिंतित हो गया और अपने माता पिता के कमरे की जांच करने के लिए वापस ऊपर भागा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। सपने के बाकी हिस्से में मैं अपने बेडरूम के फर्श पर बहुत दुखी महसूस कर रहा था। सोच रहा था कि मेरे परिवार ने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया। एक के बाद एक कई डरावने सपने देखने के बाद मैंने अपने माता पिता के बजाय अपने चाचा जोसेफ से बात करना चुना क्योंकि मुझे इससे शर्म आ रही थी। जब मैंने उन्हें अपने सपनों के बारे में बताया तो वे चिंतित दिखे और उन्होंने अपनी छोटी नोटबुक में नोट्स लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि मैं इस बारे में गहराई से सोचूं कि मुझे क्या परेशान कर रहा है, क्योंकि हो सकता है कि मेरे दिमाग में कुछ ऐसा हो जो मुझे पता न हो। मुझे किस बारे में सोचना चाहिए था? मैं केवल 10 साल का था। अंकल जोसेफ ने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे और कहा कि अगर बुरे सपने बंद नहीं हुए तो मैं वापस आ जाऊं। कुछ दिनों बाद मुझे फिर से बुरे सपने आए, इसलिए मैं उनके पास वापस गया। उन्होंने कहा कि वे इसके बारे में सोच रहे थे और समझ गए थे कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि भले ही मुझे इसका एहसास न हो, लेकिन मैं अपने माता पिता के बारे में बहुत दुखी था और मेरे मन में कुछ गुस्से की भावनाएं थीं जिनसे मैं निपट नहीं पाया था। इससे मैं और भी उलझन में पड़ गया। मैंने हमेशा एक अच्छा बच्चा बनने की कोशिश की और अपने माता पिता की बात सुनी क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि अंकल जोसेफ समझ गए थे कि वास्तव में क्या चल रहा था। मैं कभी कभी सोचता हूं कि मैं कितने लोगों की मदद कर सकता था जिन्हें इसकी जरूरत थी, लेकिन मैं एक मुश्किल परिस्थिति में फंस गया जिससे मेरे लिए ऐसा करना मुश्किल हो गया। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। जब मैं बच्चा था, लगभग 30 साल पहले, मैं कुछ छोटी छोटी बातें भूल सकता हूं, लेकिन मैं याद रखने की पूरी कोशिश करूंगा। जब मैं लगभग 10 साल का था,
तब मेरा परिवार बहुत बड़ा था। मेरे लिए सभी के चेहरे और नाम याद रखना मुश्किल था क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदार थे। जब भी हमारा परिवार एक साथ होता था तो मैं हमेशा किसी नए व्यक्ति से मिलता था जिसे मैं नहीं जानता था, लेकिन वे सभी जानते थे कि मैं कौन हूं। मेरे पिताजी के 8 भाई बहन हैं। इसका मतलब है कि मेरे बहुत सारे चाची चाचा हैं। मेरे पिताजी की तरफ से मेरे दादा दादी अमीर थे और उनके पास समुद्र तट पर एक बड़ा घर था जिसमें मेरे पिताजी के सभी भाई बहन रहते थे। मुझे नहीं पता कि यह कितना बड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें 30 से ज्यादा लोग सो सकते हैं। इस वजह से मेरा परिवार पूरी गर्मी वहां बिताता था। मेरे माता पिता दोनों की नौकरी ऐसी थी कि उन्हें घर से काम करना पड़ता था या वे अपने दफ्तरों से बहुत दूर रहते थे। मेरे पिता के भाई बहन और उनके बच्चे भी यही करते थे। ऐसा अक्सर नहीं होता था कि सिर्फ हमारा परिवार ही बीच हाउस पर जाता था। मुझे अपने चचेरे भाइयों के साथ घूमना बहुत पसंद था और बीच हाउस में रहना घर से ज्यादा अच्छा लगता था क्योंकि मैं अपने शहर के दोस्तों से ज्यादा अपने चचेरे भाइयों के करीब महसूस करता था। मुझे अपनी चाची और चाचाओं से भी बहुत प्यार था, लेकिन मेरे पसंदीदा चाचा जोसेफ थे, जो ब्रैंडन के पिता हैं। ब्रैंडन को दूसरों के साथ खेलना पसंद नहीं था, इसलिए हम ज्यादा बाहर नहीं घूमते थे। लेकिन मेरे चाचा जोसेफ वाकई कमाल के थे। जब भी मैं उदास होता था तो वे हमेशा मुझे खुश रखते थे। वे बच्चों के साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे और एक थेरेपिस्ट के तौर पर लोगों की मदद भी करते थे। जब भी मुझे बेहतर महसूस करने के लिए किसी की जरूरत होती थी तो मैं अक्सर उनसे बात करता था। मुझे लगता है कि वे मेरे बारे में मेरी माँ और पिताजी से ज्यादा जानते थे क्योंकि मैंने उन्हें अपने कई राज बताए थे और मुझे सब कुछ साझा करने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उस गर्मी में मुझे वाकई डरावने और अजीब सपने आने लगे। जहां तक मुझे याद है, सपने एक दूसरे से अलग थे। वे सभी बहुत ही कठिन भावनाएं थीं, जैसे अपने परिवार में किसी को खोना या हमेशा के लिए अकेले रहना। मैं सब कुछ याद नहीं रख सकता क्योंकि मैंने उन डरावने विचारों को भूलने की कोशिश की। लेकिन एक सपना था जो मुझे अच्छी तरह याद है। यह उन सपनों में से एक था जहां आपको लगता है कि आप जाग गए हैं, लेकिन आप अभी भी सपना देख रहे हैं। मैं उठा और हमेशा की तरह अपने मम्मी पापा के साथ नाश्ता करने के लिए नीचे चला गया। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो वे रसोई में नहीं थे और मेज पर कोई खाना नहीं था। इसलिए मैं वापस ऊपर अपने माता पिता के कमरे में भाग गया, लेकिन वह भी खाली था। उसके बाद मुझे बहुत दुख हुआ और मैं अपने बेडरूम के फर्श पर रोया क्योंकि मुझे समझ नहीं आया कि सभी ने मुझे क्यों छोड़ दिया। लगातार कुछ डरावने सपने देखने के बाद मैंने सोचा कि अपने माता पिता के बजाय अंकल जोसेफ से बात करना बेहतर होगा क्योंकि मैं थोड़ा शर्मीला महसूस कर रहा था। जब मैंने उन्हें अपने सपनों के बारे में बताया तो वे चिंतित दिखे। उन्होंने एक छोटी सी नोटबुक भी निकाली और चीजें लिखनी शुरू कर दी। उन्होंने सुझाव दिया कि मैं इस बारे में गंभीरता से सोचूं कि मुझे क्या परेशान कर रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग में शायद कुछ ऐसा हो सकता है जो मुझे ऐसा महसूस करा रहा हो। मुझे किस बारे में सोचना चाहिए था? मैं सिर्फ 10 साल का था। अंकल जोसेफ ने कहा कि वे मदद करने की कोशिश करेंगे और अगर मुझे अभी भी समस्या हो तो वापस आने को कहा। कुछ दिनों बाद मुझे अभी भी बुरे सपने आ रहे थे, इसलिए मैं उनके पास वापस गया। उन्होंने कहा कि वे इस बारे में सोच रहे थे और मेरे दिमाग में क्या चल रहा था इसके बारे में उनके कुछ विचार थे। उन्होंने कहा कि भले ही मुझे इसका एहसास न हो, लेकिन मैं अपने माता पिता के बारे में बहुत दुखी था और अभी भी कुछ भावनाएं थीं जिनसे मैं निपट नहीं पाया था। इससे मैं वास्तव में उलझन में पड़ गया क्योंकि मैंने हमेशा एक अच्छा बच्चा बनने की कोशिश की। मैंने अपने माता पिता की बात सुनी और उनसे बहुत प्यार किया, लेकिन अंकल जोसेफ को पता था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे।